ये सब मैंने सुना है, एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया बिकॉज़ यू आर इन जर्मनी। सो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है वर्क लाइफ बैलेंस में इंडिया और जर्मनी? बेसिकली जर्मनी इज लैकिंग अ लॉट डिजिटली बिहाइंड। तो जो एप्स हमारी इंडिया में डेवलप होके 10 साल हो चुके हैं, वो एप्स अभी यहाँ पर ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका गोल है यूरोप में या स्पेसिफिकली जर्मनी में जॉब करने का, वो भी एज अ आईटी प्रोफेशनल, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मेरे साथ है गुरप्रीत, जो कि एक जर्मनी बेस्ड कंपनी में एचआर लीड है। इस वीडियो में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया कि एक इंडियन आईटी प्रोफेशनल कैसे जर्मनी मूव हो सकता है, क्या उसको डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्या नॉन आईटी वाला बंदा जर्मनी मूव कर सकता है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी पे हमने डिस्कशन किया कि वीज़ा की क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है जर्मनी में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। तो बहुत डिटेल पॉडकास्ट है ये। मेरे चैनल पे पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसके थ्रू लोगों के लिए एक फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर से देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इस वीडियो में सिर्फ एक टारगेट है आपके लिए 1000 लाइक्स का। इस वीडियो को 1000 लाइक करवाओ, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। सीधा चलते हैं इस पॉडकास्ट पे। Thank you so much, Gurpreet, to coming on this podcast and sharing your thoughts with us. And we'll start with your introduction. आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। Then we'll go ahead with further questions. Thank you so much, Paras, for inviting me and giving me this opportunity to talk to everybody. So, yes, I am basically a software engineer. I did my engineering from Bangalore. वो थ्री इडियट वाला स्टोरी जो द फादर सेज कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरे घर पे एग्जैक्टली सेम था कि माय डैड ऑलवेज वांटेड कि घर पे जितने भी लोग हैं सिर्फ इंजीनियर ही बनेंगे, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। So that's how I got into software engineering, and I did my software engineering in IT field and from Bangalore. Then I was working as a software engineer for more than 10-12 years in Pune and in Bangalore. फिर उसके बाद in my previous company I got this opportunity to head this entire HR and global function for a big MNC in Bangalore, and I was working there as a director of global HR, hiring a lot of people, a lot of candidates for different countries, and even in India, being from fresher to an experienced people. And I was there in that particular role for more than 5 years. Everything was great, perfect, but I already felt I'm living a retirement kind of a life. And that's when I decided that I am going to change a place, and this time I need more international exposure. So I decided to come to Germany, and around 1.5 to 2 years back, I moved to Germany, and now I am working here again as a lead HR, hiring a lot of different candidates in Germany for different roles, and not only in Germany, also different European regions. So that's a brief about me. Right now, I work here, I hire people, and yes, so I've transitioned from software engineering to an HR field. ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। लाइक आपके करियर में बहुत सारी चीजें आपने एक्सप्लोर करी है। सो अकॉर्डिंग टू माय ऑडियंस, लाइक उनका जो मोस्टली रहता है कि रिमोट जॉब्स, ये जॉब्स करनी है हमें, तो एक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे में पूछता हूँ आपसे कि व्हाट आर द मोस्ट इन डिमांड आईटी स्किल्स इन जर्मनी, जिसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जर्मनी में। राइट, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि जर्मनी का कल्चर अभी क्या है। तो बेसिकली जर्मनी इज लैकिंग अ लॉट डिजिटली बिहाइंड। तो जो एप्स हमारी इंडिया में डेवलप होके 10 साल हो चुके हैं, वो एप्स अभी यहाँ पर ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जर्मनी में वो कल्चर नहीं है कि एवरीबडी विल बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, राइट। तो सब अलग अलग प्रोफेशन करते हैं, तो बहुत सारे लोग आईटी फील्ड में नहीं जाते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट जर्मनी इज लैकिंग बिहाइंड डिजिटली। अब उनको ये रियलाइज हो रहा है, और अब ये सारी डिजिटलाइजेशन आ रही है, एप्स डेवलप हो रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव द राइट ऑडियंस, दे डू नॉट हैव राइट कैंडिडेट्स। ये स्किल सेट्स मिसिंग है यहाँ पर, एंड दैट्स व्हाई जर्मनी इज लुकिंग फॉर पीपल, हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस आउटसाइड जर्मनी, जो यहाँ पर आके दे कैन हेल्प देम build these apps, build these applications, and get them in line with what other countries are.
trust me, honestly, India is far ahead digitally in front than compared to Germany. मुझे ऐसा लगता है मैं जर्मनी आके थोड़ा backward हो गई हूँ when it comes to the digitalization and stuff like that. So having said that, lot of IT skills are in demand. But to name few, of course, to start with the standard IT skills, say software developers, software engineers, be it Java, .NET, DevOps, UI, UX, these are definitely in demand. They need people from these roles. But also the newer technologies like the cloud-based technologies, then data science, cyber security, ये सारी जितनी भी new emerging technologies है, they are also hiring for these roles. And in case if you fall into this category of IT skills, then definitely there is a big scope here in Germany. There is also a list of bottleneck professions which I can share with you, which also talks about कि ये सारी skills Germany में अभी they are lacking and they need people, and that includes both IT skills and non-IT skills. So there are different skills that Germany is looking for right now. I hope that answers your question. Yes. So mostly तो मेरी ऑडियंस है मोस्टली इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, एसआरई इन रोल्स के लिए. सो Yes. जर्मनी में टिपिकली कैसे होता है, लाइक करियर पाथ कैसे होगा एक आईटी प्रोफेशनल का, लाइक जैसे इंडिया में आपने बीटेक किया, एमसीए किया, बीसीए किया, कंप्लीट करने के बाद आप आईटी के लिए एंटर करते हो, तो जर्मनी में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है या थोड़ा डिफरेंट है? So this is a very interesting question. ये थोड़ा there is a big cultural difference here, Germany में, and anybody who is looking to come to Germany should keep this in mind. So basically, let me tell you the career path जो यहाँ पर होता है Germany में. So you start as an internship or a working student or a trainee, and then you get to go to an analyst role, which is software engineer, initial 1 to 3 years of experience. Then you go to an associate role, which is more than 4 years to 6 years or 8 years of experience. Then senior software engineer basically, and then you can go to an architect role and so on. लेकिन one thing which is very important to note here is कि यहाँ पे promotions वगैरह वैसे नहीं होते, इतने फटाफट नहीं होते जैसे इंडिया में होते हैं. That is something that we have to keep in mind. Like इंडिया में every year you can ask for a profession or you have a clear path. यहाँ पे तुम मैक्सिमम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक पहुंच जाओगे, शायद जल्दी पहुंच जाओगे. यू वुड टेक अराउंड 4 to 5 years. अगर आपने इनिशियली जूनियर लेवल से चालू किया है तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में पहुंचने के लिए आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे. लेकिन उसके बाद आपकी ग्रोथ थोड़ी स्टैग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कंपनीज के पास वो ग्रोथ और करियर पाथ ही नहीं है आपको देने के लिए कि आप यू विल गो टू एन आर्किटेक्ट लेवल और फिर उसके बाद प्रिंसिपल आर्किटेक्ट या उसके बाद सीटीओ और स्टफ लाइक दैट. वो थोड़ा ग्रोथ पाथ स्लो और स्टैग्नेंट हो जाता है, एंड दैट इज समवेयर वेयर जर्मनी आई थिंक कैन रियली अडेप्ट एंड डू सर्टेन चेंजेस. बट ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एवरी परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल you cannot ask for a promotion क्योंकि कंपनीज के पास होगा ही नहीं वो आपको देने के लिए. And when I'm talking about performance review cycle, then let me tell you this, or maybe the salary thing we are going to cover later on, so you can cut this. But okay, so let me end this by saying कि हाँ, every performance review cycle you cannot expect a promotion, as simple as that. इंटरेस्टिंग. बट चलो वो सारी चीजें तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो गई, जब वहां जाएंगे, जॉब करेंगे, प्रमोशन. बट गुड टू नो कि वहां पे कल्चरल डिफरेंस है बहुत बड़ा. एंड चलो अगर आपने इन टॉपिक्स को टच किया है तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि वहां पे सैलरीज क्या होती है आईटी प्रोफेशनल की इन कंपेयर टू इंडिया? आजकल तो इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, बट स्टिल इफ एनीवन वांट्स टू मूव टू जर्मनी तो क्या पैकेज होगा? राइट. तो एंड यू राइटली सेड, अभी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं एंड लाइफ भी कंफर्टेबल है. यहाँ पे अगर आप चालू करोगे, से इफ यू आर पहली बात तो जर्मनी के लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एकदम जूनियर लेवल से चालू करती हूँ, से इंटर्नशिप और वर्किंग स्टूडेंट, आपने यहाँ पर ही एजुकेशन किया है और उसके बाद आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम वेज. तो उसके नीचे कोई भी कंपनी आपको पे नहीं कर सकती है.
और कोई भी कंपनी आपको बिना पे किए हुए रख नहीं सकती, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, फ्री में काम नहीं करवा सकती है। सो वो मिनिमम वेज तो भरना ही होगा, विच इज अराउंड, अभी रिसेंटली इन लोगों ने अपडेट किया है, विच इज अराउंड 12 यूरो plus some change per hour. So that is the minimum wage, sorry. So for example, say if you are working as an internship or a working student, और अगर आपकी फुल टाइम इंटर्नशिप है विच इज 40 आवर्स अ वीक, और आप ये मिनिमम वेज से जाते हो विच इज 12 यूरो, तो आपका ग्रॉस सैलरी अराउंड मंथली आपको आ सकता है बिटवीन 1500 यूरो टू 1800 यूरो, विच इज ग्रॉस। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो टैक्सेशन there's a separate topic altogether, but that can be your gross salary as an intern or a working student depending upon the number of hours you work. And then I go to the junior roles, up say junior software engineer, and again depending upon the technology. For example, abhi data science, data engineers, these roles are highly in demand, तो इनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर रोल्स, बट ऑन एन एवरेज यू कैन इजीली एक्सपेक्ट अ सैलरी बिटवीन 50 to 55,000 एनुअल ग्रॉस फॉर जूनियर रोल्स। एंड इन फैक्ट वो कोई केसेस में, कोई स्किल्स में वो 60,000 यूरो एनुअल ग्रॉस भी जाता है। सो दैट इज द रेंज दैट यू कैन टेक फॉर जूनियर रोल्स. And in case if you are in a senior software engineer, then you can take the range between 60 to 75,000 euro gross annually. तो वो आपकी रेंज होगी, अगेन स्किल्स पे डिपेंड करेगा आपके पास कौन सी स्किल्स है, कितनी ज्यादा स्किल्स है आपके पास। से अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसके साथ आपके पास क्लाउड टेक्नोलॉजीज का भी एक्सपीरियंस है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन यूज टू नेगोशिएट एंड गेट मोर सैलरी हियर इन जर्मनी। और फिर उसके बाद अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आर्किटेक्ट लेवल पे चले जाते हो, तो फिर आपकी सैलरी इजीली जा सकती है 75,000 to 90,000 euro gross annually, and that is something that you can keep in mind. और अगर आप सी लेवल मैनेजर, डायरेक्टर लेवल, सी लेवल इस रेंज में जा रहे हो, तो आप 100K के ऊपर भी जा सकते हो एनुअल ग्रॉस सैलरी, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज सुपर गुड हियर इन जर्मनी। किसी की 120K अगर सैलरी होगी तो दैट इज सुपर गुड कंपेयर टू, अगर आप वो यूएस में कंपेयर करोगे तो उस लेवल पे शायद आपको 200K से ज्यादा मिलेगा, बट अगर जर्मनी में आपको 120K मिल रहा है, दैट्स सपोज्ड टू बी वन ऑफ द इन द हाईएस्ट बैंड ऑफ सैलरी रेंजेस। बट ये सारी तो मैंने बेसिक एवरेज आपको सैलरी बताई है, देयर आर एक्सेप्शंस। आई नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर highly skilled, बहुत technical, and even at a at say with the 8 to 10 years of experience, they are earning more than 100K. So that is also possible. You do not only have to be at the manager level. There are exceptions for that as well. Okay. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के वहाँ पे भी मजे ही हैं एज पर योर आंसर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। डेवऑप्स एंड एसआरई का क्या वहाँ पे कल्चर है अभी, और क्या वहाँ पे रूल्स मिलते हैं डेवऑप्स एंड एसआरई पे अभी? यस, डेफिनेटली डेवऑप्स और एसआरई की भी काफी सारी डिमांड है यहाँ पर, बहुत सारी कंपनीज में, और बहुत सारा स्टार्टअप कल्चर आ रहा है जर्मनी में। बर्लिन जैसे हो गया, इट्स नोन फॉर अ स्टार्टअप वर्ल्ड। सो ये जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं, दे आर हायरिंग फॉर दीज रोल्स। And the best part about any role in software engineering, including DevOps and SRE, is that कि आपको यहाँ पर आके जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया से भी जॉब सर्च कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है। इट्स जस्ट डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या आप टेक्निक यूज कर रहे हो। बट आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिनको डायरेक्टली इंडिया से भी जॉब मिली है और वो यहाँ पर आए। और बहुत सारे टेक्निकल रोल्स में आपको जर्मन लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है अभी यहाँ पर, क्योंकि इनके पास लोग नहीं है और इनको लोग चाहिए। तो ये इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन वीडियो पे, तो वीडियो में बने रहना। आगे हम इस स्पेसिफिक डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे जॉब लेनी है जर्मनी में। तो एक और चीज, जैसे कि इंडिया से बहुत लोग है ना वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत कहते हैं कि यार वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में थोड़ा पुअर है कंपैरेटिवली टू यूरोपियन कंट्रीज। तो ये सब मैंने सुना है, एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया बिकॉज यू आर इन जर्मनी। सो आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है वर्क लाइफ बैलेंस में इंडिया और जर्मनी?
वाओ, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली बात तो डिफरेंस है कि नहीं है, अ वेरी सिंपल आंसर, यस डिफरेंस है। और ऐसा नहीं है कि डिफरेंस 1-2 लेवल का है, बहुत ज्यादा मात्रा में डिफरेंस है, यू नो, लाइक A big difference, a a big big difference. difference, a big difference. Again there are exceptions, तो हो सकता है कि कोई लोग थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हो बोल रहे हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। इट डिपेंड कि तुम्हारी कंपनी कौन से लेवल पे है, क्या चल रहा है। बट बेसिकली अगेन एज आई सेड देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज। सो नॉर्मली आपका ये होता है कि इट्स अ 9 आवर लाइक अ शिफ्ट, बट उसमें 8 आवर्स इज योर प्रोडक्टिव आवर्स एंड 1 आवर की आपकी लंच ब्रेक हो गई। So अगर if you're starting at 9, your job is getting over at 6, एंड उसके बाद ना आपको कोई मैसेज आएगा, ना कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आप ईमेल्स का रिप्लाई करोगे। वीकेंड्स पे आपको अगर कोई आपको रीच आउट कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज वेरी रूड। दे बिलीव इन अ गुड लाइफ, एंड अ गुड लाइफ इंक्लूड्स having a good job, having great family time, traveling, going out, exercising, health. A good life includes everything, and that is where I am very very fond of the European culture, where they give importance to each aspect of their life. इसीलिए कोई आपको इतना ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप 7 बजे भी ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने कर दिया, जैसे कभी कभी अगर मैं कर देती हूँ, दैट इज कंसिडर दैट यू आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, कि आपने वीकेंड में भी लैपटॉप खोला और रिप्लाई किया। अब तो मुझे थोड़ा टाइम लगा ये कल्चरल शिफ्ट में, क्योंकि मैं बहुत आई लव वर्किंग, और मैं इंडिया में भी बहुत काम करती थी, एंड आई यूज्ड टू बी ऑनलाइन फॉर 10-12 आवर्स, बट आई यूज्ड टू लव दैट। बट यहाँ पर आके वो चेंज हुआ है माइंडसेट कि ऑफिस का काम इतना ही होता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव द टाइम फॉर योरसेल्फ। बट और वर्क लाइफ बैलेंस में और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि और दूसरे वे में कहाँ जर्मन और यूरोपियन कल्चर डिफरेंस है कि यहाँ पे 30 वेकेशन डेज मिलती है। वेकेशन डेज बोल रही हूँ, जो स्पेशली आपके वेकेशन के लिए, हॉलीडेज के लिए है। दिस डज नॉट इंक्लूड योर सिक लीव्स। अगर समझो यू आर सिक और यू आर टेकिंग लीव बिकॉज यू आर अनवेल, तो वो ये 30 वो अनलिमिटेड है आपके पास, आप कितनी भी ले सकते हैं। और उसमें अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा ले रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस आपका कॉस्ट कवर करता है, आपको मिनिमम सैलरी देता जाता है, बट वो ये आपके 30 वेकेशन डे से डिडक्ट नहीं होती है। एंड इट इज मैंडेटरी सबको कि ये 30 वेकेशन डेज आपको उसी साल में कंप्लीट करनी है। तो आपकी 30 वेकेशन डेज हो गई, तो एक साल में आप 2-3 तो ट्रिप्स कर सकते हो, 1-1, 2-2 हफ्ते की यहाँ पर। उसके बाद में आपकी सिक लीव्स अलग हो गई। अगर आप इफ यू आर अ पेरेंट एंड इफ योर चाइल्ड इज सिक, आप उसके लिए सिक लीव ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो सेपरेट, वो भी आपके 30 वेकेशन डेज में नहीं आती है। और इसके अलावा 10 देयर आर पब्लिक हॉलीडेज, जैसे इंडिया में भी 10 पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। तो अगर ये सब आप जोड़ लो तो 1-1.5-2 महीना तो आपका चला गया, मतलब इन योर वेकेशन, इन योर पब्लिक हॉलीडेज, वीकेंड्स, और ये सो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर वर्क लाइफ बैलेंस, because they want you to take a break, go for a vacation, relax your mind, and then again come back and start working. So that is how it is. अब स्पेसिफिकली आफ्टर हियरिंग दिस कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार चलो बैग पैक करते हैं, सीधा जर्मनी निकलते हैं, लाइक गाड़ी स्टार्ट कर। वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगी, तो काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये। और अगर आप में से किसी को इस चीज के बारे में पता था या आपको नहीं भी पता इस चीज के बारे में, तो कमेंट करके बताओ कि ये इसमें से क्या चीज आपको अच्छी लगी। तो एक और क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इंडिया में क्या हो रहा है अभी, पहले कैसे होता था कि एजुकेशनल डिग्रीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, आजकल वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है सर्टिफिकेशंस की तरफ। और क्या जर्मनी में भी वही पैटर्न है कि लाइक इवन इफ आई डोंट हैव अ आईटी डिग्री, आईटी स्पेसिफिक डिग्री लाइक बीटेक या बीसीए, बट मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है रिलेटेड टू क्लाउड और लेट्स सपोज लिनक्स से रिलेटेड है या कोई और आईटी रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, तो क्या वो कैंडिडेट एप्लीकेबल होगा आईटी रिलेटेड जॉब्स के लिए?
यस एंड अगेन यहाँ पर जैसे इंडिया में ये कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, बट यहाँ पर ये कल्चरल शिफ्ट ऑलरेडी है। सब डिग्री नहीं करते, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर। सो जैसे कुछ टाइप का डिप्लोमा कर दिया, सर्टिफिकेशंस कर ली, और उसके बाद में भी पीपल आर वर्किंग एट एन आर्किटेक्ट लेवल इन अ कंपनी। आई हैव सीन दैट। तो दे डिग्री इज नॉट रियली मैंडेटरी। इनफैक्ट इनके जो वीजा है, आप हर एक वीजा कैटेगरी में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है या आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। तो वो दोनों कैटेगरी के हिसाब से आपका वीजा प्रोसेस चेंज होगा, बट दैट इज अलाउड। और इनफैक्ट रिसेंटली अभी जर्मनी ने एक नया वीजा लॉन्च किया है, क्योंकि स्पेशली फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, अगर आपके पास आईटी डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री में वर्किंग इन आईटी फील्ड, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वीजा। तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक्सपीरियंस के बेसिस में, आईटी के एक्सपीरियंस के बेसिस में आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो। सो दैट इटसेल्फ शोज कि उनको कितनी आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, एंड दे आर नॉट टाइंग दैट टू द डिग्री। सो देयर इज अ स्कोप इवन इफ यू डू नॉट हैव अ डिग्री। नाइस। तो काफी सारे लोगों के ये डाउट, स्पेसिफिकली जो मेरी ऑडियंस है उसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन आईटी से आईटी में ट्रांजिशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये। गुरप्रीत, क्या हमें कोई एक लिंक मिल सकता है वेबसाइट का जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, जहाँ पे उस वीजा से रिलेटेड जो स्पेसिफिक वीजा आपने बताया वो मैं लोग जाके उसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं? So yes, definitely Paras, I can share the link with you, जहाँ पर आप जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वीजा है। जस्ट वन क्लैरिफिकेशन हियर, ये जो मैं आईटी स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट बता रही थी, तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्किंग परमिट वीजा है जिसको ब्लू कार्ड बोलते हैं, पहले वो ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए टू अप्लाई फॉर द ब्लू कार्ड, बट अभी वो ब्लू कार्ड अप्लाई करने के लिए उन्होंने ये रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास आईटी का एक्सपीरियंस है और डिग्री नहीं है, तो भी आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बट वो ब्लू कार्ड की अलग वो है कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जर्मन कंपनी से, सैलरी इतनी होनी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। बट दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बट बहुत सारे वीजा है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। और कुछ ऐसा भी है कि वहाँ पे बहुत सारे वीजा ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली फॉर द आईटी प्रोफेशन अपार्ट फ्रॉम द ब्लू कार्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो वो भी आप बता सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं उसको सिर्फ लिंक में दे दूं तो वो भी वर्क करेगा मेरे लिए? ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देती हूँ लोगों के लिए, ताकि उनको पता चले कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा है। बट डेफिनेटली बहुत टाइप के हैं, और मैं लिंक भी दे दूंगी आपको, आप वो भी डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो पहला तो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि आपको एक जर्मन कंपनी से एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और आप उस बेसिस पे आ रहे हो यहाँ पर, तो वो एक वीजा हो गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा। दूसरा एक नया वीजा है जो उन्होंने जून में लॉन्च किया है, इस जून 24 में, मतलब लाइक 1 or 2 weeks बैक, और उस वीजा में इट्स कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो पहले इनके पास एक वीजा था जॉब सीकर वीजा, जिस वीजा में मैं आई थी यहाँ पर, कि आप यहाँ पर आके 6 महीने रह सकते हो और विदाउट जॉब, और यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो, और जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगा तो आप अपना ब्लू कार्ड वीजा अप्लाई कर सकते हो। अभी वो जॉब सीकर वीजा चेंज हो गया है अपॉर्चुनिटी कार्ड में, जहां आप अगेन यहाँ पर आके 1 साल रह सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो और एक वर्किंग परमिट वीजा में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो आप 1 साल रह रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप उसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो उसके बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स है। तो वो दूसरा वीजा हो गया। और अलग कैटेगरी वीजा है कि फ्रीलांसर वीजा भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वीजा भी है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें आप देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कैटेगरी क्या है और आप यहाँ पर आ सकते हो। ओके, सो मैं वीजा की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे डाल देता हूँ अभी, और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, जो भी लिंक्स अवेलेबल है हमारे पास वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, तो वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, लाइक जब कोई
इंडियन आईटी प्रोफेशनल जर्मनी में रिलोकेट करता है तो लाइक उसको क्या कल्चरल डिफरेंस क्या लगता है कि यार यहाँ से मैं शिफ्ट हुआ हूँ, लेट्स सपोज फॉर यू, जब आपने शिफ्ट किया आपको लगा यार काफी शॉकिंग चीजें मुझे पता चल रही है। या गुड क्वेश्चन। और ये कल्चरल डिफरेंस सिर्फ मूव होते वक्त नहीं आपको पता चलता है, आप जब इंटरव्यूज दे रहे हो ना कंपनी के तभी भी आपको पता चल रहा है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जब इंटरव्यूज में आपको कैसे बात करनी चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो लेट मी टेल यू और एक्सप्लेन यू बिट्स अबाउट what are Germans. Okay, so basically Germans are very direct, very specific, और इनको चेंज से थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ये इतनी जल्दी चेंज अडेप्ट नहीं करते। लाइफ सब सही है, अच्छी से चल रही है, तो इतने ज्यादा बड़े बड़े रिस्क ये लोग नहीं लेंगे। और इसीलिए ये, और इनको बहुत पसंद है कि कोई स्पेसिफिक हो, एकदम डायरेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड कि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम, राइट? तो देयर इज अ सेइंग कि यूरोपियंस आर ऑन टाइम एंड जर्मन्स आर बिफोर टाइम। तो अगर 6 बजे का अपॉइंटमेंट है, भले पर्सनल या प्रोफेशनल, तो जर्मन्स 2 सेकंड पहले ही ज्वाइन हो जाएंगे वो मीटिंग के लिए, और पहले ही आके 2 मिनट वेट करेंगे आपका रेस्टोरेंट के बाहर। सो दे आर दैट स्पेसिफिक। और उस टाइम जो आपको दिया गया है वो टाइम आपका है। उस टाइम पे वन मोर कल्चरल डिफरेंस, जो कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, मोबाइल टेबल पे भी नहीं रखेगा, यू नो। अगर एक पर्सनल मीटिंग भी है आपकी तो ये सारी चीजें बहुत रूड मानी जाती है आपकी, क्योंकि ये टाइम आपके लिए डेडिकेटेड है और इसमें और कोई उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट्स चाहिए अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि आपने रैंडम प्लान्स बना लिए, चलो आज शाम को जाते हैं वहां बाहर, ऐसा नहीं होता है। अगर स्पेसिफिकली आपके जर्मन फ्रेंड्स हैं तो वो उसके लिए भी उनके पास एक कैलेंडर होता है कि 2 हफ्ते के बाद मैं इस सैटरडे को फ्री हूँ और हम मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कल्चरल डिफरेंस है जो मुझे भी सीखनी पड़ी। और दूसरा, दे लाइक व्हेन थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से। फाइलिंग, ब्यूरोक्रेटिक वर्क बहुत ज्यादा है, पेपर वर्क अभी भी बहुत ज्यादा है। एक लिटरली लेटर बॉक्स है मेरा, हर एक का होता है, जहाँ पे बहुत पेपर्स आते हैं, जर्मन लैंग्वेज में आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। लाइक इंडिया में मैंने कभी कोई लेटर बॉक्स देखा ही नहीं, यू नो, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बट यहाँ पर वो चीजें हैं जो थोड़ी डिफरेंट है। और दूसरा, व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज और यू आर वर्किंग इन अ जर्मन कंपनी, इट्स ऑलवेज गुड टू बी डायरेक्ट। सीधी तरह से अगर आप ना बोल दोगे कि मुझे ये नहीं आता है, तो दैट इज बेटर rather than घुमा फिरा के उनको बोलना, ओवर कमिट करना और फिर वो चीजें नहीं करना। So ये सारी चीजें काफी डिफरेंट है, जो अगर आप जल्दी से सीख जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाता है। These are just few examples. ओके, इंटरेस्टिंग। और लाइक एक और चीज मैं ऐड करूंगा इसमें कि लाइक ये हो गया कि कल्चरल शॉक है, कल्चरल डिफरेंस है आपको लगा, बट साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस क्या आते हैं? लेट्स सपोज जब आपने रिलोकेट किया था या अभी कोई रिलोकेट करेगा इंडिया से एज आईटी प्रोफेशनल जॉब के लिए, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? लिस्ट है बट मैं शॉर्ट करूंगी उसको। तो पहले तो मेजर चैलेंज आएगा, जस्ट टू थ्री पॉइंट्स। हाँ, तो मैं 2-3 चीजें बताऊंगी। तो पहले तो मेजर चैलेंज आएगा, आप यहाँ पे आओगे, सबसे पहले लैंड करोगे, आपको सब कुछ जर्मन में दिखेगा, और अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है, मेनू कार्ड्स में क्या है, बोर्ड्स में क्या है, अनाउंसमेंट्स हो रही है वो जर्मन में हो रही है, ट्रेन स्टेशन में, एयरपोर्ट पे। तो वो तो सबसे बड़ा वो होगा आपका चैलेंज। तो उसके लिए आपके आई मीन द गूगल ट्रांसलेटर एंड द गूगल मैप्स, दोज आर योर 2 बेस्ट फ्रेंड्स हियर इन जर्मनी इफ यू आर एन एक्सपैट, दैट इज व्हाट इट इज सेड। तो दैट हेल्प्स यू। और दूसरा चैलेंज ये होगा कि आपको जैसे ब्यूरोक्रेटिक वर्क बहुत ज्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, तो आपका उसका यूज करना पड़ेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट सिस्टम ज्यादा कुछ ऑनलाइन नहीं है, तो ये सारी चीजें सिस्टमेटिक नहीं है, तो आपको टाइम लगेगा कि वो अपॉइंटमेंट, जैसे वीजा भी कन्वर्ट कराना है तो अपॉइंटमेंट लेना है, तो कभी कभी उसके लिए 2-2, 3-3 महीने भी वेट करना पड़ता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं है। तो ये चैलेंजेस है। और तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज कि हर एक चीज के लिए ऐप नहीं है, जैसे डेवलप हो रही है, तो बहुत सारी रेस्टोरेंट्स अभी भी कैश लेते हैं, यू नो, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कार्ड पेमेंट अभी भी नहीं लेंगे। बहुत चेंज हो रहा है अभी, लेकिन then you have to learn keeping some cash. I never had an habit of keeping cash.
बट यहाँ पे आके कैश रखना सीखा मैंने फिर से, यू नो. सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस टू स्टार्ट विद. और रूम हंटिंग का क्या है? लाइक जैसे स्पेसिफिकली मैं बताऊं कि जैसे मैं जयपुर से पुणे आया या बेंगलोर गया तो बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि लाइक बहुत स्ट्रगल है, ब्रोकर ढूंढो, ये करो, बहुत प्रॉब्लम होती है. तो क्या जर्मनी में भी वो चैलेंज है? Oh yes, I'm so glad you asked this question ताकि लोगों को पता चले. तो again, there is a saying कि it's easier to get a job in Germany rather than getting an apartment in Germany. So apartment मिलना और ज़्यादा difficult है, job तो फिर भी मिल जाएगा. There is a difference. ऐसे नहीं होता है कि एकदम से रूम मिल जाएगा, और रूम भी अपॉइंटमेंट बेसिस पे होता है. आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन फाइल भेजनी पड़ती है. ब्रोकर आपको एक अपॉइंटमेंट देगा, एक स्लॉट देगा, उसी स्लॉट में जाना होगा. 10 मिनट मिलेंगे रूम देखने के लिए. कोई लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे. तो ये सारा एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, उसके थ्रू अपार्टमेंट मिलते हैं. और आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, बट एट द एंड सब कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं. सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है. And definitely, you know, they can find there's lot of more information on this. So हाँ, तो basically room मिलना is difficult but it's not impossible. थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको एक सही सा घर ढूंढने के लिए अपने. ओके, इंटरेस्टिंग. बाकी इंडियंस हैं, वी इंडियंस गुड नोन फॉर द जुगाड़्स, तो हम जुगाड़ कर ही लेंगे. Yes, तो exactly. जैसा इनिशियली हमारा डिस्कशन हुआ था इस पॉडकास्ट में, लाइक कि कैसे जॉब ढूंढनी है, लाइक फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ हम जॉब ढूंढ सकते हैं. तो उस पॉइंट को हम टच करते हैं थोड़ा कि कैसे जॉब सर्चिंग करनी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें आप. यस, तो आप सबसे पहला प्लेटफॉर्म यहाँ पर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है लिंक्डइन. तो लिंक्डइन में मेनली दैट्स द मेन प्लेटफॉर्म. और जर्मनी का लिंक्डइन के जैसा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जिंक. जिंक इज अ लिंक्डइन फॉर जर्मनी. तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हो. उसमें भी अपनी प्रोफाइल बनाते हो, नेटवर्किंग ऐसे. और अलग प्लेटफॉर्म्स है, ग्लासडोर, मॉन्स्टर, इंडीड, ये तो नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स है. फिर उसके बाद एक स्टेपस्टोन करके प्लेटफॉर्म है, ये हो गया. और बर्लिन स्टार्टअप जॉब्स करके एक प्लेटफॉर्म है. तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, बट लिंक्डइन इज वेरी वेरी यू नो डोमिनेंट इन यूरोप टू फाइंड अ जॉब. सो लिंक्डइन में क्या नॉर्मल रीच आउट्स क्या डिफरेंस है कि रीच आउट करना है अपन को जर्मन एम्प्लॉयर्स को या आईटी रिक्रूटर को डायरेक्टली, या शो इन अ पब्लिक करना है कि लाइक मोस्ट ऑफ द जहाँ पे लिस्टिंग है जॉब्स की तो उसके अराउंड अपनी टेक्नोलॉजी को या अपनी पोस्ट को जो भी आप लर्निंग कर रहे हो वो दिखाना है, कि डायरेक्ट रीच आउट से काम चल जाएगा? नहीं, तो आपको इसमें दो चीजें हैं. पहली बात तो अगर आप जब जॉब अप्लाई कर रहे हो, इट्स प्रिफर्ड कि आप लिंक्डइन या जो भी वेबसाइट है उसके थ्रू अप्लाई करो, या आप कंपनी के डायरेक्ट करियर पेज में जाके आप अप्लाई करो. दैट्स वन थिंग. और अदर थिंग इज यहाँ पे रेफरल्स भी बहुत ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो अगर आप लिंक्डइन में किसी कंपनी में आपने जॉब ढूंढा और आपकी फील्ड में से डेवऑप्स में आपको कोई और बंदा दिखा, तो देयर इज नो हार्म. उसको लिंक्डइन में कांटेक्ट करो, उसको बोलो विल यू प्लीज रेफर मी टू दिस पोजीशन. कुड बी एन इंडियन, कुड नॉट बी एन इंडियन. 10 लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, बट अगर एक बंदे ने भी रिप्लाई कर दिया और उसने आपको रेफर कर दिया, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू, राइट. तो रेफरल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. दैट्स अनदर वे. और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि कैसे जो अप्लाई करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है फॉर जॉब सीकर्स इन योर होम कंट्री और इन जर्मनी. आप एक रेज्यूमे, जेनरिक रेज्यूमे लेके अप्लाई नहीं कर सकते हो. एज आई सेड, जर्मन्स आर वेरी स्पेसिफिक. तो अगर वो एक रोल के लिए हायर कर रहे हैं तो दे आर ओनली लुकिंग फॉर दैट रोल. तो आपका रेज्यूमे भी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. आप एक रेज्यूमे लेके बल्क अप्लाई करोगे, कुछ नहीं होगा, आपको कॉल्स नहीं आएंगे. आपको एक एक वर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन का पढ़ना है और देखना है कि उसके हिसाब से आपके रेज्यूमे में क्या लिखा हुआ है और फिर अप्लाई करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब. ठीक है, बहुत ही परफेक्टली आपने बताया, क्योंकि मैंने भी अपनी वीडियोस में पहले बहुत बार बताया है कि नॉट स्पेसिफिक टू द जर्मनी, बट मेरा जो एक्सपोजर है इंडियन मार्केट में भी, उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक रिज्यूमे से तो काम नहीं चलने वाला. और लाइक एक और
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइक जॉब सर्चिंग से रिलेटेड, लाइक कि जर्मनी में लाइक जब आप वहां जाते हो, लेट्स सपोज आपको वर्क परमिट मिल गया, आप जॉब ढूंढ सकते हो, लेट्स सपोज आपने जैसे एक वीजा के बारे में बताया, तो आपको इफेक्टिवली नेटवर्किंग कैसे करनी है जर्मन रिक्रूटर के साथ, क्योंकि आपने बताया कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हो सकता है बहुत टाइम लगेगा, कि आपको ऐसा नहीं है इंडिया की जगह हर जगह रेंडमली जाके आपने डिस्कशन कर लिया, तो उसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा डिफरेंस है, क्या टिप्स आप देना चाहोगे आईटी प्रोफेशनल्स को? यस, नेटवर्किंग अगेन प्लेज अ मेजर रोल, और यहाँ पे बहुत नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। पहले तो बहुत सारे जॉब फेयर्स होते हैं, बहुत सारे, और इनके अलग अलग सिटीज में जॉब फेयर्स होंगे। और जैसे बर्लिन के अलग होते हैं, टेक जॉब फेयर्स अलग होते हैं, नॉन टेक अलग होते हैं। तो इन जॉब फेयर्स में जाओ इफ यू आर अ जॉब सीकर, और यहाँ जॉब फेयर्स में जाके देखो कौन सी कंपनीज हायर हो रही है, और इन रिक्रूटर्स भी होते हैं, हायरिंग मैनेजर्स भी होते हैं, तो जाके यहाँ पे बात करोगे तो काफी नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी। और दूसरा क्या करते हैं यहाँ पे कंपनीज, बहुत सारे मीटअप्स और बहुत सारे टॉक शोज ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे उस दिन एक कंपनी ने एक एआई रिलेटेड टॉपिक पे एक सेशन, इवनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया था। दिस इज व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब, यू नो। तो और ये लोग क्या करते हैं, इट्स जस्ट देयर मार्केटिंग गिमिक, और they also want to publish about what the company is doing. तो ये ओपन रखते हैं लोगों के लिए। ये अपने बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे मीटअप वेबसाइट, एक इवेंट ब्राइट वेबसाइट है, मैं लिंक्स भेज दूंगी। तो उसमें आप ये मीटअप्स देख सकते हो जो कंपनीज ऑर्गेनाइज कर रही है। वहां पे जाइए, वो अटेंड करिए, फ्री ड्रिंक्स, फ्री डिनर आपको कभी मिल जाता है, फ्री स्नैक्स मिल जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपको बहुत सारी नेटवर्किंग मिलेगी, आप लोगों से बात करोगे, लाइक माइंडेड लोग आएंगे, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो। सो इट रियली प्लेज अ मेजर रोल। फिर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, आप वहां पर जाइए। तो नॉट ओनली इन जर्मनी, यूरोप में भी बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। जैसे आसपास की कंट्रीज हो गई, 2-3 घंटे की दूरी में यू कैन गो टू फ्रांस, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, तो वहां पे भी मीटअप्स होते हैं। तो आप जितने ज्यादा मीटअप्स अटेंड करोगे उतना ज्यादा आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, और उससे आपको अपने जॉब सर्च में भी यू विल बी बेनिफिशियल। और आपको अगर फ्यूचर प्लान है कुछ अपना खुद का बिजनेस खोलने में, दैट विल आल्सो बी वेरी बेनिफिशियल। ओके ओके, थैंक यू सो मच गुरप्रीत। मेरे को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली इस पॉडकास्ट से, स्पेसिफिकली फॉर मी। मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। आई होप कि व्यूअर ने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कर देना, और गुरप्रीत का कौन सा आंसर आपको सबसे अच्छा लगा हो कि यार ये आंसर मैंने कहीं नहीं देखा यूट्यूब पे और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। और एक चीज, अगर आप चाहते हो कि गुरप्रीत से और कनेक्ट करना या उनके साथ उनकी और भी वीडियोस देखना, तो गुरप्रीत का एक यूट्यूब चैनल है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, जाके एक्सप्लोर करो, देखो। वो मैंने भी उनके कुछ वीडियोस देखे हैं जो कि उन्होंने आईटी प्रोफेशनल के अराउंड ही बनाए, और काफी लॉन्ग वीडियोस हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे स्पेसिफिक टू जो आईटी प्रोफेशनल जो जर्मनी में आना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरप्रीत पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई ट्रूली एंजॉय टॉकिंग टू यू, और जो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है इस पॉडकास्ट में, आई होप बहुत लोगों की हेल्प होगी। और आप अपना कोई लास्ट थॉट शेयर करना चाहो? Well, thank you so much, Paras. I'm also very, very excited about this, and I hope कि लोगों को ये information से थोड़ी help हो। और the only thing I want to end by saying, one is, yes, thank you for mentioning my YouTube channel. Every question that you asked me in this particular video, I have a detailed video about that on my channel. जैसे अपार्टमेंट कैसे सर्च करना है, कौन सी वेबसाइट्स यूज करनी है, जॉब सर्च कैसे करना है, तो वो प्लीज आप जाके देख सकते हो, आपको काफी हेल्प होगी। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपको ये नया स्टेप लेना है अपने लाइफ में, कोई नई कंट्री एक्सप्लोर करनी है, आसान नहीं होगा जॉब ढूंढना, सेटल होना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। बस लगे रहो और बिलीव इन दैट गोल एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट। थैंक यू गुरप्रीत। अभी जाके मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, और जाके गुरप्रीत के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।